हेलो एवरीवन। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं बिपिन चंद्रा के बारे में। ओके, सो हम लोग बिपिन चंद्रा के बारे में बात करने वाले हैं। ये बुक इस बुक पे सीरीज शुरू करने वाले हैं, बिपिन चंद्रा डिकोडेड। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो स्पेक्ट्रम के भी कवर करेंगे हम लोग, एंड साथ में देखेंगे। और जहाँ से भी कोई रिलेवेंट एग्जांपल्स मिलेगा हम लोग वो भी देखेंगे। जैसे इसमें का जो चैप्टर उठाएंगे, अगर वही चैप्टर्स की कोई इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी से कोट करनी है देन आई विल रेफर। मैं आपको बताऊंगा कि वो एनसीईआरटी से कहाँ से है और स्पेक्ट्रम में वही इंफॉर्मेशन किस कोटेशन में या किस पेज पर कहाँ पर लिखी गई है। और काफ़ी शॉर्ट वीडियोस होगा, बस यहाँ पर हम लोग डिकोड करेंगे कि किस पैराग्राफ में कैसे बिपिन चंद्रा शुरू होती है, कैसे खत्म होती है और किन किन पड़ावों से होकर वो किताब चलती है, किस अप्रोच से लिखी गई है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारे टॉपिक का एस्पेक्ट्स हो गया है। और जो पहला चैप्टर है वो आप सभी को पता है, वो 1857 के रिवोल्ट के बारे में है। बिपिन चंद्रा का जो पहला चैप्टर है वो शुरू कहाँ से होता है। जो पहला चैप्टर का पहला पैराग्राफ है, जो पहली लाइन है, वो 11 मई से शुरू होती है। 11 मई की सुबह जो है एक सिपाहियों का झुंड दिल्ली पहुंचता है। लेकिन इस पूरे पैराग्राफ को आपको देखेंगे तो इसमें हिस्ट्री से ज़्यादा मैनेजमेंट देखने को मिलता है। इसमें मैनेजमेंट इसलिए देखने को मिलता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक 20 से नौजवानों का उम्र है, 20 से 25 साल के नौजवान हैं, दे आर सर्चिंग फॉर देयर लीडर्स। तो बिपिन चंद्रा का जो पहला पैराग्राफ है वो यही बात करता है कि when it emphasizes on the proclamation of Bahadur Shah Zafar as the Emperor of India and the glorification of imperial city। ये याद रखिएगा, ग्लोरिफिकेशन। ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका? स्टार्टिंग पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट है दो चीज से, ग्लोरिफिकेशन ऑफ एंशिएंट सिटी। ठीक है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ एंशिएंट सिटी यानी कि दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। एंड देन प्रोक्लेमेशन ऑफ बहादुर शाह जफर एज एम्परर। ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ बहादुर शाह जफर एज एम्परर ऑफ इंडिया, एम्परर ऑफ इंडिया। तो ये दोनों पॉइंट से स्टार्ट खत्म होती हैं और ये एंड कहां पर होती है जाके ये किताब एक इंस्पिरेशनल नोट पे। इंस्पिरेशनल नोट, ये इंस्पिरेशनल नोट किस चीज का इंस्पिरेशनल नोट है? ये इंस्पिरेशनल नोट ऐसा है कि जो 1857 का रिवोल्ट हुआ है, जो 1857 की क्रांति हुई है, इसको रिवोल्ट भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकार इसको रिवोल्ट कहते हैं, कुछ इतिहासकार इसको म्यूटिनी कहते हैं। खासकर जो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट्स है, जो कैम्ब्रिज स्कूल थॉट्स मतलब जो यूरोपियंस के स्कॉलर्स हैं या जो यूरोपियन पर्सपेक्टिव से जो हिस्ट्री लिखी गई है उसमें इसको म्यूटिनी कहा जाता है। म्यूटिनी का मतलब होता है जो सिपाही करते हैं, रिवोल्ट का मतलब होता है जिसमें क्या होते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन करती है। ये डिफरेंस आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एक कॉलम में साइड में एनसीईआरटी में डिफरेंस दिया गया है कि रिवोल्ट क्या है और म्यूटिनी क्या है। म्यूटिनी हमेशा लेड बाई सिपाही एंड जो रिवोल्ट होता है उसमें पीजेंट, जमींदार, राजा, रजवाड़े सभी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके अलग अलग एस्पेक्ट हैं। उसके बाद में जो अगला पॉइंट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे वो अगले पैराग्राफ में 4 जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, सेंटर्स ऑफ स्टॉर्म, जिसको कहते हैं स्टॉर्म सेंटर। ठीक है, स्टॉर्म सेंटर की बात हम लोग करेंगे। स्टॉर्म सेंटर में क्या है? पहला स्टॉर्म सेंटर है लखनऊ एंड कानपुर। लखनऊ एंड कानपुर एक इंपॉर्टेंट सेंटर है जिसके बारे में बिपिन चंद्रा बात करते हैं। एंड देन वो झांसी के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में दिल्ली, ऑफकोर्स दिल्ली सबसे ऊपर होना चाहिए, दिल्ली एंड बरेली के बारे में बात करते हैं। दिल्ली बरेली के साथ में फैजाबाद के बारे में भी बात होती है। अगर फैजाबाद के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो एनसीईआरटी में बेस्ट दिया गया है। मौलवी अहमदुल्ला एक इस्लामिक स्कॉलर होते हैं, उनका कैसे कंट्रीब्यूशन है, वो जिहाद की फीलिंग मुसलमानों को जाके बताते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करो। और यहाँ तक कि जो बैटल ऑफ चिनाहत होता है, मौलवी अहमदुल्ला जो होते हैं, मौलवी अहमदुल्ला, वो बैटल ऑफ चिनाहत में, ओके, बैटल ऑफ चिनाहत जो लखनऊ के आसपास हुआ था, जिसमें हेनरी लॉरेंस की सेना हार गई थी। ठीक है, हेनरी लॉरेंस की जो सेना थी जिसको अंग्रेजों ने अपना यहाँ पर डिफीट एक्सेप्ट किया था और जो म्यूटिनियर्स थे, जो सिपाही थे,
उन्होंने बैटल ऑफ चिन्हट में लॉरेंस की सेना को पूरी तरह से परास्त किया था। इसके बाद में ये सारे सेंटर्स पे बात होती है और कुंवर सिंह पर भी बात होती है। कुंवर सिंह पर भी लिखते हैं जो बिहार के आरा से आते हैं, ठीक है, वो है बिहार का जो जगदीशपुर का एरिया है, वो कुंवर सिंह पर भी बात करते हैं। तो ये स्टॉर्म सेंटर है। स्टॉर्म सेंटर आप जब स्पेक्ट्रम देखेंगे पढ़ के तो ये शब्द आपको निकलेगा। स्पेक्ट्रम मैं आपको दिखा देता हूँ। जब स्पेक्ट्रम का जो चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर ये शब्द निकलेगा कि ये स्टॉर्म सेंटर है, यहाँ पर रिवोल्ट हुआ है। और इस पर बिपिन चंद्र ज्यादा वक्त नहीं खर्च करते हैं अपना लिखने में। उसके बाद में वो टैक्टिक्स और रीजन पे पढ़ते हैं और मैं भी वही पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया है। अगला हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या रीजन साइट किए हैं बिपिन चंद्र ने। तो जो पहला इंपॉर्टेंट रीजन है वो है रिलीजियस अनहैप्पीनेस का। कौन सा रीजन है? रिलीजियस अनहैप्पीनेस। अब इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। रिलीजियस अनहैप्पीनेस में याद रखना है 1824 का इंडो बर्मा युद्ध। इंडो बर्मा युद्ध का मतलब ये होता है, इसमें ये हुआ था कि जैसे ये इंडिया है और ये बे ऑफ बंगाल है। अब यहाँ का सिपाही जब विदेशों में काम करना जाता था, लड़ाई करना जाता था, यहाँ पे बर्मा है, ओके, बर्मा या मॉडर्न डे म्यांमार आप कह सकते हो, तो उसको लगता था अगर हम सी क्रॉस कर रहे हैं तो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर रहे हैं। सी क्रॉस करने का मतलब होता है क्रॉसिंग, लूजिंग वंस आइडेंटिटी, अपनी कास्ट, अपने समाज। दोबारा जब वो लौट के आते थे तो उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता था उस इंसान को। जैसे कोई अगर सोल्जर है वो ब्रिटिश सेना के साथ जाता है अफगान युद्ध पे या म्यांमार युद्ध पे, तो वहां पर उसको जो गांव वाले हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बिपिन चंद्र एक कहानी भी खूबसूरत बताते हैं। सीताराम है एक, सीताराम अफगानिस्तान जाते हैं लड़ने और सीताराम जब वापस आते हैं अपने गाँव में तो उसके अपने बिरादरी वाले, कास्ट वाले लोग उसको अपने साथ बैठने नहीं देते हैं। तो ये सीताराम की कहानी के माध्यम से इंडो बर्मा वार में जो 47th रेजिमेंट रहती है ना, 47th रेजिमेंट बैरकपुर की, ओके, बैरकपुर की, उसमें काफी रिवोल्ट होता है और इस चीज का काफी विद्रोह होता है। सैनिक यहाँ जाने से मना कर देते हैं लेकिन उन्हें जबरदस्ती जाना पड़ता है और जिसके कारण जो बैरकपुर छावनी है वो उसमें काफी जो है रिवोल्ट होता है, काफी सैनिकों को मार दिया जाता है, डिसबैंडेड कर दिया जाता है। और जो इसी का एक्सटेंशन है वो मैं आपको लिख देता हूं, वो है जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट। जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट क्या है? जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट क्या है? वो 1856 में आया। ये एक्ट आया है जिसमें 1856 में ये अनिवार्य कर दिया गया कि अगर कोई भी सोल्जर ब्रिटिश की सेना को ज्वाइन कर रहा है तो उसे बाहर जाना ही पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं बाहर लड़ने नहीं जाऊंगा। तो अब इसी को मैंडेटरी कर दिया गया जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट के द्वारा। ये कैनिंग के समय आता है, ओके, कैनिंग के समय आता है। तो इसमें जो मैंडेटरी कर दिया गया तो सिपाहियों के लिए और भी मुश्किलें बढ़ने लगी। तो ये रिलीजियस अनहैप्पीनेस के कारण है। उसके बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट निकल के आता है फैक्टर्स, वो है रेशियल सुप्रीमेसी, ठीक है, रेशियल कंफ्लिक्ट। रेशियल कंफ्लिक्ट क्या है? रेशियल कंफ्लिक्ट किसके बीच में है? एक ब्रिटिश की आर्मी, ठीक है, ब्रिटिश आइडेंटिटी एंड इंडियन आइडेंटिटी के बीच में, ब्रिटिश आइडेंटिटी एंड इंडियन आइडेंटिटी के बीच में। तो इसमें जो इंडियन के जो सिपाही हैं उनको काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है। ब्रिटिश के जो सिपाही हैं उनको ज्यादा अलाउंसेस मिलता है या ज्यादा प्रेफरेंसेस मिलता है। तो ये दोनों कारण देखते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं थर्ड रीजन के बारे में। थर्ड रीजन क्या है? थर्ड रीजन क्या है? एमोलूमेंट्स, या इसको सैलरी भी कहते हैं, ठीक है, सैलरी भी कह सकते हो। इनकी सैलरी 7 रुपए है। एक जो इन्फेंट्री है, वो इन्फेंट्री में जो काम करने वाला इंसान है उसकी 7 रुपए सैलरी है। एंड देन 27 रुपए उसको देते हैं जो एक सवार है। एक सवार को 27 रुपए मिलता है और इसके साथ जो अलाउंसेस दे जाते हैं, अलाउंसेस देते हैं वो खुद से देने पड़ते हैं। तो बचत में 1 या 2 रुपए मिलता है। और ऐसे में जो एक सिपाही की कंडीशन है वो काफी बुरी होती जाती है। तो ये कारण तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं 1857 की क्रांति में। और जो उसके बाद कुछ रीजंस हैं जिसपे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं डिटेल में। वो रीजंस
काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे जागीरदारी क्राइसिस हो गया, हैंडीक्राफ्ट और जो इंडियन की जो इंडस्ट्रीज थी इंडिजिनस, उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया गया। तो अगला जो चौथा कारण है वो हम लोग देख लेते हैं, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। ये सारी चीजें विपिन चंद्रा से बाहर नहीं है, ये आपको वैसे ही मिलेंगे। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी पहले ही पैराग्राफ की स्टार्टिंग में ही लिखते हैं कि एक्सेसिव एंड एक्सॉर्बिटेंट जो रेट थे लगाया जाता है। अब आपको पहले ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग है क्या है, सैलरी क्या है, कम है, ऊपर से टैक्स क्या है, हाई है। ऐसे केसेस में रिसेंटमेंट क्या होगा, रिसेंटमेंट का मतलब होता है रिसेंटमेंट हाई होगा, गुस्सा क्या होगा, ये हाई होगा। सैलरी बहुत कम है, टैक्स काफी ज्यादा है अंग्रेजों के समय में, और ऐसे में जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स हैं वो क्या है, उनकी ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे डिस्करेज किया जाता है सिपाही को, एंड देन क्या होता है, उनमें गुस्सा ज्यादा बढ़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये हैं जो विपिन चंद्रा अपनी किताब में लिखते हैं, पीजेंट इन यूनिफॉर्म। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है क्योंकि ये पीजेंट इन यूनिफॉर्म, जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम में एक चीज निकल के आती है, वो चीज ये निकल के आती है स्पेक्ट्रम में कि जो स्पेक्ट्रम की एक लाइन है, बहुत खूबसूरत लाइन है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वो लाइन क्या है कि द स्ट्रगल ऑफ सोल्जर, जो सोल्जर का स्ट्रगल है, ओके, सोल्जर का स्ट्रगल एंड प्लस पीजेंट का स्ट्रगल, ये साथ साथ चलता है, और ये मार्क्सिस्ट अप्रोच की हिस्टोग्राफी है। तो बिपिन चंद्रा हमेशा सोल्जर को, पीजेंट को साथ साथ लेके चलते हैं, और इनका जो मूवमेंट है वो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए है। ऐसा कहना चाहता है कि ये जो सोल्जर है और ये जो पीजेंट है, ये दोनों म्यूचुअली एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि अवध में जो अवध रेजिमेंट है या अवध जो प्रोविंस है, उसके हर एक घर से एक आदमी सोल्जर बना हुआ है, और उसी के घर के लोग पीजेंट हैं। तो अगर उनके डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट्स को इन्फ्रिंजमेंट होगा, ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट, या उनके राइट्स को जब लिया जाएगा, अगर सोल्जर को प्रॉब्लम होगी तो पीजेंट को प्रॉब्लम होगी, और पीजेंट को प्रॉब्लम होगी तो सोल्जर को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये आखिर उसी फैमिली से आता है। तो ये दोनों के डेमोक्रेटिक राइट हैं, और किसके खिलाफ है, अगेंस्ट, ये भी विपिन चंद्रा काफी खूबसूरत तरीके से लिखते हैं, अगेंस्ट फॉरेनर एंड फ्यूडल्स, ठीक है। अब यहां पर आपको समझना है, फॉरेनर से किसको दिक्कत हो रही है ज्यादा, सोल्जर्स को, और फ्यूडल जो माइंडसेट है, जो इंडिया की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज है, जो जमींदारों की जो जागीरदारों की जो पॉलिसीज है, उससे पीजेंट को काफी नुकसान होता है। तो ये दोनों मूवमेंट साथ साथ चलते हैं। विपिन चंद्रा अपने पहले चैप्टर में यही दोनों दिखाते हैं कि सोल्जर एंड पीजेंट का जो डेमोक्रेटिक राइट्स का जहां पर इन्फ्रिंजमेंट होता है, जहां पर उनको डिस्ट्रॉय, ये शब्द ही उसी बुक से मैंने लिया हुआ है, ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स, जब उनके नॉर्मल आदमी के राइट्स लिए जाएंगे तो सोल्जर कहाँ है, उसी फैमिली से आता है, तो ऑफ कोर्स उसको बुरा लगेगा। एंड उसके बाद में सैलरी है नहीं, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऐसी हैं जिससे कि उनको डिस्करेज किया जा रहा है। तो ये चौथा पॉइंट हो गया, और पांचवा पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, रिफॉर्मेशन अंडर सस्पिशन, ठीक है। जो ब्रिटिश के जितने भी रिफॉर्म्स होते हैं, चाहे वो सती एक्ट हो जाए, ठीक है, सती एक्ट हो जाए 1829 का, इसको काफी ही जो इंडिया की जो ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी है हिंदू और मुस्लिम की, इसको काफी ऐसी नजरिए से देखता है कि ये जो है आने वाले समय में क्रिश्चियनिटी का जो खौफ है ना, क्रिश्चियनिटी का जो डोमिनेंस है, ओके, क्रिश्चियनिटी का जो डोमिनेंस है वो साफ साफ झलकने लगता है। ये इसी किताब से आपको देखने को मिलता है, और खासकर 1813 के बाद में, इस समय एक एक्ट आया था 1813 में, जिसके बाद क्या हुआ, जो इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं उनको प्रमोशन के लिए उनको धार्मिक रूप से काफी स्वतंत्रता दी गई, जिसका भी काफी विरोध इंडिया के जो ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी थी उनको काफी डर लगने लगा। जो अपने हिंदी हार्टलैंड के लोग थे, जो अवध के हिंदू मुस्लिम थे, उनको दोनों को इक्वली इससे प्रॉब्लम होने लगी कि अब क्या होने लगा है, हमारे रिलीजन पे खतरा आने लगा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और सिक्स जो पॉइंट निकल के आता है वो होता है हैंडीक्राफ्ट जो इंडियन इंडस्ट्री है, जो इंडिजिनस है, जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है,
जो कॉटन की इंडस्ट्रीज हैं, जो सिल्क की इंडस्ट्रीज हैं, जो हैंडलूम्स हैं, इंडियन हैंडलूम्स हैं, उनको काफी डिस्करेज किया जाता है। इनकी पॉलिसीज में इनको काफी डिस्करेज किया जाता है, और जिसके कारण से ये आग जो है रिवोल्ट की बढ़ती जाती है। बिपिन चंद्र हर एक पैराग्राफ को इतना इतना वक्त देते हैं, मैं वही को आपको बता रहा हूँ, डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पे बिपिन चंद्र काफी खूबसूरती से पॉइंट रखते हैं कि वाई आखिर ये जो रिवोल्ट हुआ है ये क्या ऑर्गेनाइज था, ऑर्गेनाइज रिवोल्ट था, ऑर्गेनाइज था या नहीं था। तो उसको भी ये रिप्लाई करते हैं कि अगर इसका एटीट्यूड देखें, एटीट्यूड से तो लगता है ऑर्गेनाइज था, ठीक है, एटीट्यूड से आप देखेंगे तो ये सीम्स लाइक एन ऑर्गेनाइज रिवोल्ट। ये एटीट्यूड से लगता है कि ऑर्गेनाइज था। कैसे? जैसे 10th मई को शुरू होता है, 11th मई को एम्परर बनाए जाते हैं, एंड देन मई में, फिर जून तक लगभग क्या होता है, पूरे इंडिया में ये स्केटर्ड हो जाता है, पूरे नॉर्दर्न बेल्ट में, ठीक है। तो इसका एटीट्यूड से लगता है कि ऑर्गेनाइज था। बट देन कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे खिलाफ, जैसे बहादुर शाह जफर का, ठीक है, बहादुर शाह जफर, झांसी आप रानी, इन लोगों को सडन, इन लोगों को पता ही नहीं होता है, बहादुर शाह जफर को ये पता ही नहीं होता है कि इनको एम्परर ऑफ इंडिया प्रोक्लेम किया जाएगा। सेम एज झांसी ऑफ रानी, ठीक है, बेगम हजरत महल, ये लोग स्पॉन्टेनियस जो है लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। जो जनरल पब्लिक है, जो सिविलियन पॉपुलेशन है, वो स्पॉन्टेनियसली सडन तरीके से उसको लगता है कुछ होने वाला है और हम अंग्रेजों को भगा रहे हैं, अंग्रेज हमारे धर्म के खिलाफ अन्याय कर रहे हैं, तो इसी सेंटिमेंट्स में आके जो है सभी लोग इसको ज्वाइन करने लगते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स निकल के आते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम देखने की कोशिश करते हैं। जो ये स्टॉर्म सेंटर्स हैं, स्टॉर्म सेंटर्स हैं, जैसे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इससे बेहतर मैप में बना सकता हूं तो मुझे बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये ओके, ये एक कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, ये मद्रास प्रेसिडेंसी है, एंड ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी है। ये तीनों प्रेसिडेंसी में से बॉम्बे प्रेसिडेंसी पूरी तरह से साइलेंट रहती है, मद्रास प्रेसिडेंसी पूरी तरह से साइलेंट रहती है, सॉरी, और बॉम्बे और कलकत्ता प्रेसिडेंसी पार्टिसिपेट करती है इस रिवोल्ट में, ये बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब अच्छी अच्छी सैलरी मिल रही थी और उसके बाद में स्टेबिलिटी थी, तो सोल्जर इतनी सडनली आकर जो है रिवोल्ट क्यों कर देते हैं? इसके लिए आपको पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी ये पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी में जो बहुत ही एक चैप्टर है रेबेल एंड राज करके, रेबेल एंड राज जो चैप्टर है कि किस प्रकार से रेबेल एंड राज, मैंने ऐसे पढ़ाई की थी जब मैं पढ़ता था, एंड ऑफ कोर्स अभी भी पढ़ता हूँ। तो रेबेल एंड राज करके ये चैप्टर में काफी इंफॉर्मेशन दी गई है। इंफॉर्मेशन के मामले में अगर आपको 1857 का रिवोल्ट पढ़ना है तो एनसीईआरटी की ये किताब बेस्ट है, ठीक है। और अगर आपको कोटेशंस वगैरह फाइंड आउट करनी है तो ये है, लेकिन हम लोग बात किस पर कर रहे हैं, बिपिन चंद्रा की जो सीरीज है उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो उसके बाद में जो सडन रीजन निकल के आता है, अभी तो हमने जो रीजन देखे वो सडन रीजन ये निकल के आता है एनफील्ड राइफल का जो रीजन है वो काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। जो ऐसे इसमें एक रीजन भी दिया गया है, 34th इन्फेंट्री है, जहां पर मंगल पांडे का जो एग्जांपल है, मंगल पांडे के पास एक आदमी आता है जो छोटी जाति का होता है, वो उनसे पानी मांगता है, तो उसको मंगल पांडे नहीं, वो जो बैरक में ऐसे सेंटीमेंट्स वो दिया गया है, इसकी अथॉरिटी को एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दिया गया है, तो उसको मना कर देते हैं। ये मंगल पांडे की जो मूवी है उसमें भी ये एपिसोड को दिखाया गया है। तो जब मना करता है कि ये तुम नीची जाति को हो, हमारा जो है कास्ट जो है पॉल्यूट हो जाएगा, तभी वो बोलता है कि जब तुम अपनी जबान से कारतूस को काटोगे तब तुम्हारी जाति बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा जो धर्म नष्ट हो जाएगा। तब लोगों को ऐसी र्यूमर्स बढ़ती है। एनसीईआरटी में र्यूमर्स के ऊपर और कैसे प्रोपोगेशन होता है काफी डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और ऑफ कोर्स आपको ऑनलाइन कोई भी पढ़ाएगा नहीं, पढ़ना खुद से है क्योंकि हमें लिखना है, तो मैं डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई एम होप आई एम गोइंग वेल। तो ये सारी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। उसके बाद में इसके एटीट्यूड पर बात होती है, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से निकल के आता है
कि इसका रिप्रेशन कैसे होता है, रिप्रेशन में कैसे इसको जो अंग्रेजों की तरफ से रिटेलिएशन आता है, वो एक मैं टाइमलाइन के द्वारा आपको दिखाना चाहता हूं। वो टाइमलाइन ये है कि लगभग फरवरी 1857 से जो है स्टॉर्म बनने लगता है, ओके। एंड जो मई खासकर 10 और 11 में को ये दिल्ली में पहुंचता है, और जून में आते आते आपको देखने को मिलता है लखनऊ एंड देन कानपुर तक सब जगह जो है इंडिया की जो इंडियन रिबेलियंस हैं उनकी जीत होती है। ब्रिटिश की जो सेना हो, चाहे लखनऊ में हेनरी लॉरेंस के अंतर्गत हो, चाहे हैवेलॉक हो, एंड जो लोग भी हों, हैवेलॉक तो बाद में आते हैं आरा और बिहार में दमन करते हुए। सबको शुरुआत में व्हीलर की सेना हो, व्हीलर को नाना साहब कानपुर में हरा देते हैं, व्हीलर की सेना रहती है। तो पहले फेज में अंग्रेजों को बुरी तरह जो है सामना करना पड़ता है, और एनसीईआरटी में इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि एक ब्रिटिश को अपना घर बचाना पड़ता है, काफी संख्या में उनकी डिफीट होती है। उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि जो ये इंडिया है, ठीक है, जो इसका जो रिप्रेशन चलता है वो एक ऐसे चलता है जब ब्रिटिश जो बदला लेते हैं वो दो तरफ से, एक ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आर्मी उसकी चलनी शुरू होती है, एक बंगाल की तरफ से, और बीच में जो एरिया रहता है इसी तरह से धीरे धीरे कैप्चर होना शुरू होता है। एक वेव्स दी गई, एक काफी खूबसूरत सा मैप भी दिया गया है एनसीईआरटी के अंतर्गत। तो अंग्रेजों ने ऐसे दमनकारी किया दोनों साइड से, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि सितंबर तक अंग्रेजों ने दिल्ली को वापस ले लिया था। उनके एक काफी अच्छे कमांडर थे निकोलसन यहाँ पर जाते हैं, और उनके साथ एक और हडसन रहते हैं। हडसन क्या करते हैं, जो बहादुर शाह जफर के जो ग्रैंड सन होते हैं उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं, उनको फांसी पर जो है चढ़ा देते हैं, वहीं पे मरवा देते हैं, और बहादुर शाह जफर को डिपोर्ट कर दिया जाता है। डिपोर्ट करके उनको भेज दिया जाता है बाहर एक जेल में, मांडले में, तो बर्मा में, सॉरी। तो वहां पर बहादुर शाह जफर का सीन पूरा खत्म हो जाता है। और यही जो कहानी है 18 जून 1857 तक, 1888 तक, यानी 1 साल लग जाते हैं, ठीक है। आखिरी तक जो झांसी रहता है वो उबलता रहता है। झांसी को कैप्चर करने में अंग्रेजों को काफी पसीने छूटे थे, और 1 साल लग जाता है रीइस्टेब्लिश होने में अंग्रेजों को लगभग 1 साल का पूरा समय लग जाता है। और ये पूरी टाइम लाइन है, चलती रहती है, और शुरुआत के फेज में अंग्रेज बुरी तरह से डिफीट होते हैं, एंड उसके बाद वो रीइस्टेब्लिश करते हैं। तो ये एक प्रकार से कैसा मूवमेंट था। बिपिन चंद्रा इसको एक इंस्पिरेशनल नोट पर लाके खत्म करते हैं कि एक ऐसा मूवमेंट था जिसने आने वाला जो इंडियन मूवमेंट है उसको काफी बल दिया ना। ये दिस वाज अ मूवमेंट, जो ये मूवमेंट अचीव नहीं कर पाया उसके लिए इसने इंस्पिरेशन दिया, ताकि जो गांधीयन मूवमेंट है, जो बंगाल डिवीजन के वक्त जो मूवमेंट है, उसको क्या किया गया, काफी ज्यादा बल मिला। और जब फ्यूचर में कभी आज़ादी की लड़ाई के समय जब भी क्वेश्चन उठे तो इस मूवमेंट को 1857 के रिवोल्ट को याद किया गया। इसकी दुहाई दी गई कि कैसे हिंदू और मुस्लिम एक साथ होके लड़ते हैं। हालांकि इस किताब में कई सारी पॉइंट्स मिस किया गया है। कई सारे हिस्टोरियन हैं, जैसे बी.डी. सावरकर का व्यू है कि इट वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बट वहीं पे आर.सी. मजूमदार हैं, वो कहते हैं दिस वॉर वाज नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड नॉर एनी वॉर एट ऑल। बट वहीं पर जो ब्रिटिश के जो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट्स के हिस्टोरियन है, उनका मानना है कि दिस वॉर, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज नॉट अ वॉर एट ऑल, इट वाज अ म्यूटिनी। म्यूटिनी मींस म्यूटिनी इज ऑलवेज लेड बाय द सिपाही, और अ काइंड ऑफ टोटर्ड काफी फटी हुई सी, काफी बिखरी हुई सी, स्कैटर्ड म्यूटिनी थी, जो सिपाही कुछ अचीव नहीं कर पाए, लेकिन वो उनका अपना बचाव है। बिपिन चंद्रा काफी अच्छा नोट लिखते हैं। आखिरी पैराग्राफ है जो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। आखिरी पैराग्राफ जब आप इसमें देखेंगे फर्स्ट मेजर चैलेंज में, वहां पर आपको मैं पढ़ सकता हूँ। बिपिन चंद्रा राइट्स एंड आई कोट, if importance of the historical event is not limited to its immediate achievements, the revolt of 1857 was not a pure historical tragedy. Even in failure, it served a grand purpose. ये fail हो गया, but it served a grand purpose, a source of inspiration for the national liberation movement, a source of inspiration for the liberation movement
लेटर अचीव्ड व्हाट द रिवोल्ट कुड नॉट, ये रिवोल्ट जो नहीं अचीव कर पाया उसको चल के जो भविष्य में, जो आने वाले समय में कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद से या जो सिविल अन्य प्रकार के मूवमेंट होते हैं, इस मूवमेंट ने काफी बल दिया है। तो ये हमने डिकोड करने की कोशिश की है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को काफी जल्दी सम अप किया है काफी कम समय में, और ऐसे ही अगले चैप्टर्स को हम लोग डिकोड करेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू 2-3 बातें मैंने बताई हैं, जैसे एक बात मैं भूल गया आपको बताने को, वो आप याद रखिएगा, जो सर ह्यूज रोज होते हैं, ह्यूज रोज जिसने झांसी ऑफ रानी को डिफीट किया था। तो जब झांसी ऑफ रानी को वो डिफीट करता है जून के आसपास 1858 में, जब झांसी ऑफ रानी लड़ते लड़ते मर जाती हैं, तो वो उनको ट्रिब्यूट देता है। ह्यूज रोज खुद कहता है कि जिस महिला को मैंने हराया वो कितनी बलशाली है। उसके गुणगान में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन दी गई है बिपिन चंद्रा बुक में कि he said here lay the women, a only man among all the rebels. Here lay the women, यहाँ पर एक ऐसी महिला पड़ी हुई है मृत, जो सारे योद्धाओं में केवल अकेली पुरुष थी। तो कहने का तो मतलब इसमें पैट्रियार्कल माइंडसेट है, क्योंकि हमेशा पैट्रियार्की को मैस्कुलिनिटी से जोड़ के देखा जाता है। अगर पुरुष है तो वही लड़ सकता है, वो इसमें झलकता है। लेकिन उसको ट्रिब्यूट दिया कि ये जो महिला है, जो झांसी की रानी है, शी फॉट वेल, ठीक है, शी फॉट लाइक अ मैन, ठीक है, सी हियर ले द वुमेन द ओनली मैन, हियर ले द वुमेन, यहाँ पर एक ऐसी महिला है, द ओनली मैन अमंग ऑल द रेबल्स, ठीक है। तो ये उसको ट्रिब्यूट दिया जाता है। ये फैक्टर्स हैं। दूसरा मैंने आपको बताया पीजेंट इन यूनिफॉर्म, जो सिपाही है एक्चुअली वो किसान है, वो सिपाही नहीं है। पीजेंट इन यूनिफॉर्म, वो किसान है जिसने यूनिफॉर्म को पहन के रखा हुआ है, इसलिए जो उसके सेंटीमेंट्स हैं वो गांव से ही जुड़े हुए हैं, वो वहीं से जुड़े हुए हैं जहां पर लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज से जुड़े हुए हैं। उसी के घर का कोई आदमी जो हैंडीक्राफ्ट में काम करता है। तो ब्रिटिश की पॉलिसी ओवरऑल डिस्करेज करती रहती हैं। आई होप ये आज हमने काफ़ी कम समय में देखने की कोशिश की है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है हम लोग डिकोड करेंगे, और स्टे कनेक्टेड। बहुत जल्दी हम लोग नए नए कोर्स लेके आ रहे हैं। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।